आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें G20 लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। ये समिट लगातार चौथा G20 सम्मेलन है जो ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक मुद्दों और विकास और सहयोग पर चर्चा करेंगे। समिट में दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ भारत की स्थिति और नीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें G20 लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। ये समिट लगातार चौथा G20 सम्मेलन है जो ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक मुद्दों, विकास और सहयोग पर चर्चा करेंगे। समिट में दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ भारत की स्थिति और नीतियों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले पीएम G20 समिट के लिए हुए रवाना। जोहान्सबर्ग में चौथा G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर इस समिट के दौरान चर्चाएं भी होंगी, जहां दुनिया के नेताओं संग पीएम मोदी विचार विमर्श करते नजर आएंगे। ग्लोबल साउथ में भारत की भागीदारी बढ़ती हुई। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें G20 लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। ये समिट लगातार चौथा G20 सम्मेलन होने वाला जो ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक मुद्दों, विकास और सहयोग पर चर्चा भी करेंगे। समिट में दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ भारत की स्थिति और नीतियों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो मैं आपको बता दें पीएम मोदी G20 समिट के लिए रवाना हुए हैं, जहां जोहान्सबर्ग में चौथा G20 सम्मेलन आयोजित। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उनके इजरायली समकक्ष नीर बरकत ने भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूती मिलेगी और निर्यात आयात में आसानी होगी। अधिकारियों के अनुसार ये कदम भारत इजरायल आर्थिक सहयोग को, व्यावसायिक साझेदारी को और बढ़ावा देगा। तो वहीं आपको बताते चले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उनके इजरायली समकक्ष नीर बरकत ने भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी और निर्यात आयात में भी आसानी होगी, जिससे अधिकारियों के अनुसार ये कदम भारत इजरायल आर्थिक सहयोग और व्यावसायिक साझेदारी को और बढ़ावा देगा। तो वहीं पीयूष गोयल ने किया FTA हस्ताक्षर, जहां भारत इजरायली व्यापारिक रिश्ते अब मजबूत होंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए गए। निर्यात आयात में भी इससे सुविधा होगी। अधिकारियों के अनुसार ये कदम भारत इजरायल आर्थिक सहयोग और व्यावसायिक साझेदारी को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उनके इजरायली समकक्ष नीर बरकत ने भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को और भी मजबूती मिलेगी, साथ ही निर्यात और आयात में भी आसानी होगी। अधिकारियों के अनुसार ये कदम भारत और इजरायल आर्थिक सहयोग और व्यावसायिक साझेदारी को और बढ़ावा देगा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई कमलम बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भवन की विशेषताओं और उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला। समारोह में वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले अमित शाह ने किया बिल्डिंग का उद्घाटन, जहां नई कमलम बिल्डिंग का लोकार्पण भी किया उन्होंने। साथ ही आपको बताते चले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमलम बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भवन की विशेषताओं और उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला। समारोह में वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस दौरान मौजूद रहे। अमित शाह ने किया बिल्डिंग का उद्घाटन, जहां नई कमलम बिल्डिंग का किया गया लोकार्पण। कार्यक्रम में अधिकारी गणमान्य मौजूद रहे। साथ ही
भवन की विशेषताओं पर भी इस दौरान गृह मंत्री प्रकाश डालते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई कमलम बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जहां इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने भवन की विशेषताओं और इसके महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए लोगों को इसके बारे में बताया। समारोह में वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी भी देखने को मिली। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब 2 नए नुकसान शामिल किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब इन दोनों स्थितियों में फसल नुकसान होने पर किसानों को पूर्ण मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और फसल बीमा योजना के आवेदन करें। ये कदम किसानों की सुरक्षा और आय को स्थिर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुई है। तो वहीं आपको बताते चले, शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा, जहां फसल बीमा योजना में सुधार, जंगली जानवर और पानी के नुकसान को कवर किया जाएगा, जहां किसानों को मिलेगा पूर्ण मुआवजा। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज एक खुशखबरी दे रहा हूं आपको। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो अभी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो अभी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। धन्यवाद। तो वही खबर सामने आ रही है, जब विदिशा दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्राम पंचायत काकपुर को देंगे बड़ी सौगात। विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 135 नवीन सामुदायिक भवनों का करेंगे भूमि पूजन। काकपुर से विदिशा अशोकनगर मार्ग का भूमि पूजन करेंगे, जहां हितग्राहिकों को हित लाभ का वितरण भी करेंगे सीएम। तो वहीं आपको बताते चले, विदिशा जिले के ग्राम पंचायत काकपुर आज कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का साक्षी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने विदिशा दौरे के दौरान गांव को बड़ी सौगात देंगे। सीएम यहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। काकपुर क्षेत्र के विकास के लिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सड़क, भवन, सामुदायिक संचारों और के निर्माण से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां विदिशा जिले के ग्राम पंचायत काकपुर आज कई महत्वपूर्ण योजनाओं का साक्षी बनने जा रहा है। पंचायत काकपुर को देंगे बड़ी सौगात, तो वहीं विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। वहीं 135 नवीन सामुदायिक भवनों का करेंगे भूमि पूजन। काकपुर से विदिशा अशोकनगर मार्ग का भूमि पूजन। हितग्राहिकों को हित लाभ का वितरण भी करेंगे सीएम। तो वहीं लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी की तैयारियां तेजी से अंतिम चरण पर है। ये भव्य कार्यक्रम 23 और 29 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से हजारों स्काउट्स एंड गाइड शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जंबूरी को राज्य की संस्कृति, परंपरा और नवाचार की झलक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं मेहमानों और प्रतिभागियों के स्वागत के लिए 4,500 टेंट, 1,600 शौचालय, 35,000 क्षमता वाले स्टेडियम, 100 बेड अस्पताल और 15 डिस्पेंसरी सहित विशाल टेंट सिटी तैयार की गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस आयोजन को विश्व स्तरीय स्तर पर आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि प्रतिभागियों और आगंतुकों को सुविधाजनक और सुरक्षित अनुभव मिल सके।
तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने है, जहां लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी देश भर से हजारों स्काउट गाइड्स में सम्मिलित होंगे। आयोजन विश्व स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जहां आपको बताते चले लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की तैयारियां तेजी से अंतिम चरण में है। ये भव्य कार्यक्रम 23 से 29 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से हजारों स्काउट्स और गाइड्स शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जम्बूरी को राज्य की सांस्कृतिक परंपरा और नवाचार की झलक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मेहमानों और प्रतिभागियों के स्वागत के लिए 4,500 टेंट, 1,600 शौचालय, 35,000 क्षमता वाले स्टेडियम और 100 बेड अस्पताल और 15 डिस्पेंसरी सहित विशाल टेंट सिटी तैयार की गई। अधिकारियों ने कहा कि इस आयोजन को विश्व स्तरीय स्तर पर आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि प्रतिभागियों और आगंतुकों को सुविधाजनक और सुरक्षित अनुभव मिल सके। तो वहीं महाराष्ट्र में राज्य शहीद स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और राज्य विधानसभा स्पीकर राहुल नवेरकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने शहीद स्मारक और हुतात्मा स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभी ने देशभक्ति और शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। तो वहीं आपको बताते चले महाराष्ट्र में राज्य शहीद स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और राज्य विधानसभा स्पीकर राहुल नवेरकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने शहीद स्मारक और हुतात्मा स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर देशभक्ति और शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। तो वहीं आपको बता दें, शहीद स्मृति दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, पुष्पार्पित किए, हुतात्मा स्मारक पर अर्पित किए पुष्पांजलि, साथ ही देशभक्ति बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में अधिकारी नागरिक भी शामिल हुए। तो वहीं आपको बताते चले महाराष्ट्र में राज्य शहीद स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, राज्य विधानसभा स्पीकर राहुल नवेरकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिकों ने शहीद स्मारक और हुतात्मा स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभी ने देशभक्ति और शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चुका है।